एक दो और हो जाए थोड़ा सा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम बहुजन कवि। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बहुत ही विशेष चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर एक बहुत ही महान शख्सियत आई हुई है जो बड़े काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि अगर सर यहाँ पर आ जाए तो आपके साथ में विचार विमर्श किया जा सकते हैं, आपके साथ में विचार साझा किए जा सकते हैं। और आज वो दिन आ चुका है और हमारे साथ में है डॉक्टर जितेंद्र कुमार अशोक जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो पूरे भारत में ये मान लीजिएगा बहुजन समाज के लिए घूमते रहते हैं, समाज को जगाने का कार्य करते हैं, शिक्षा पर बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। और इसमें डिफेंस की काफी सारी उन्हें जानकारी है, नॉलेज है। ये मान लीजिएगा ये एक खास आपके लिए चर्चा होने वाली दोस्तों। तो मैं आपके सामने यहाँ देरी न करते हुए मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार अशोक जी से कि वो आए और यहाँ पर आकर के हमारे साथियों को यहाँ पर विचार अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान अर्जन से आकर के सभी का मार्गदर्शन है। तो यहाँ पर स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सभी को नमस्कार। जी हाँ जी। सर, आप आपका स्वागत है। आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। ये आप जिस चैनल पर आज आप हैं, ये एक अभी नया चैनल है उज्ज्वल दृष्टि के नाम से, और इसमें तमाम महापुरुषों को लेकर के, बहुजन महापुरुषों को लेकर के, और यहाँ पर अपने समाज का उत्थान किस तरह से किया जाए, किस तरह की हमें पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार तो आपके पूर्णतः खिलाफ ही चलती है जब से देश आज़ाद हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वही सबसे ज़्यादा हमसे यानी कि अपने समाज से दूर होता चला गया। जैसे कि अब इसमें आपको ले लिया जाए, आपने जैसा काम किया है समाज में रहकर के, अगर हमारे पास में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाए तो हो सकता है समाज का विकास बहुत तेजी से हो जाए। हालांकि इसमें आप पीछे नहीं है, फिर भी सरकार साजिश जो करती है वो लोग खिलाफ करते हैं जो संघर्ष करते हैं। हालांकि ये समाज आज संघर्ष कर रहा है, परम पूज्य बाबा साहब की अनुकंपा से ये सब संभव हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पर, कि जैसे आप देखते हैं, जैसे अभी आप पिछले काफ़ी समय से मेरे के कुमार आश्रम छात्रावास में रहे हैं और वहाँ पर आपने एजुकेशन को देखा, आपने सीसीसी यूनिवर्सिटी को देखा है, आपने फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी तक आपका काफ़ी रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में आपका घूमना फिरना रहा। तो आप जो देखते हैं शिक्षा का स्तर, वो किस तरह का स्तर है, या फिर क्या जो आपकी शिक्षा होती है उसमें भी बहुजन समाज को समस्याएं उठानी पड़ती हैं, या फिर यदि की समस्या उठानी पड़ती है, लेकिन कैसी कैसी बारीकियां हैं जहाँ पर समस्या होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, अपर कैसी होनी चाहिए, या फिर प्राथमिक बेस कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे बस निवेदन करूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इस पर थोड़ा सा ज्ञान दें, हमें मार्गदर्शन करें तो अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्राथमिक स्तर से आप हमें एजुकेशन के बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और मैं ये चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमारी प्राथमिक शिक्षा अच्छे से मजबूत हो, क्योंकि जब तक हमारी प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, यानी ग्रास रूट हमारी मजबूत नहीं होगी, तब तक हम कितना ही बड़ा महल या वृक्ष लगाने का प्रयास करें वो सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे प्राथमिक की आप बात करें, यानी कि जैसे आप जाते हैं और देखा तो वहाँ पर किस तरह की आपने समस्याएं देखी हैं और किस तरह का उसमें सुझाव मतलब परिवर्तन होना चाहिए। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के बारे में अगर हम देखें, आज के समय में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं अभी उनका स्तर और भी उच्च करने की आवश्यकता है। अगर हम समाज में देखते हैं तो ये पाते हैं कि समाज के लोगों की एक धारणा है कि अगर इन विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वो केवल गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और अगर हमारे ही बच्चे भी अगर उनके साथ रह के पढ़ेंगे तो उनको वो उच्च शिक्षा, वो शिक्षा प्राप्त नहीं होगी जैसा कि हमारे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों में मिलती है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जितने भी टीचर्स सेलेक्ट होकर आते हैं वो बहुत ही गुणवान होते हैं, एग्ज़ाम पास करके आते हैं, परीक्षा निकाल कर तब उनका सिलेक्शन होता है, अपेक्षा उनके जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके। तो वहाँ पे हमारे गुणवान शिक्षक हैं, लेकिन हमारे समाज की धारणा ये चेंज हो चुकी है कि यहाँ पर शिक्षा नहीं होती है, हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव रहता है। तो अगर हम देखें और अपने विचार और दृष्टिकोण चेंज करें तो हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं, एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। इसके साथ ही हमें प्राथमिक शिक्षा में
जिस तरह से कि उच्च शिक्षा में रिफ्रेशर कोर्सेज चलते हैं, धीरे धीरे जैसे समय समय पर उनको ट्रेंड किया जाता है, नई नई चीज़ें जो आती हैं उनको सिखाया जाता है, इसी तरह से हमें प्राथमिक शिक्षा में भी रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हमारे शिक्षक नई नीतियों से परिचित हो सकें और उनको अडॉप्ट करके, जिस तरह से कि उच्च शिक्षा में रिफ्रेशर कोर्सेज के माध्यम से सीख कर अपने छात्रों को सिखाते हैं, उसी तरह से रिफ्रेशर कोर्सेज सीख करके प्राथमिक शिक्षक भी हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। अच्छा सर, ये जैसे आपने बताया कि जैसे आपने शिक्षकों के बारे में बात की है, मैं देखता हूँ कि अभी लास्ट ईयर पहले 2010 में वैकेंसी निकली थी एजुकेशन में, यानी कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2010 में कई सारी मेरिटों के बाद में सिलेक्शन हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो आपने देखे, उसमें अधिकतर बहुजन समाज से बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें चयन होता है। उसका कारण भी था क्योंकि बहुजन सरकार उस समय चल रही थी, तो उसमें घोटाला नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे शिक्षक हमारे जाकर के लगे। उसके बाद में 2016 में बहुत सारे शिक्षकों फिर से यही काम हुआ। उसके बाद में अब अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी जो निकली थी 69,000, उसमें भी आपके सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं, यानी कि टीचर को जो नहीं दी गई। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में, वहाँ पर अधिकतर जो टीचर्स हैं वो निचले तबके से हैं और वहाँ पर स्टूडेंट भी निचले तबके से होते हैं। क्या आप इस पे विचार रखना, मैं चाहूँगा कि आप उसका विचार आप रखें कि जो टीचर्स वो भी उसी तबके में है, अधिकतर उसी तबके से वो बच्चे पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह का इस समय आपको देखने को मिलता है? क्या वो टीचर अपने उस कर्तव्य को सही से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये बेकार की अफवाहें, कि ऐसा नहीं होता है? देखिएगा, नीचे तबके का या ऊंचे तबके का कोई मतलब नहीं बैठता। शिक्षक एक शिक्षक होता है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसका उद्देश्य होता है कि अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाए। और मेरा सवाल इसमें था सर, मैं कहना ये चाहूँ, एक शिक्षक के लिए जातिवादी कोई चीज़ नहीं होती, राइट है जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये आपको जानते हैं भली भांति 1995 मिड डे मील आया जी। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी समय तक, पहले एक कुछ स्कॉलरशिप आया करती थी, फिर उसने मिड डे मील के रूप में उसे बदल दिया। फिर उसके बाद में अनाज मिलना शुरू होगा, 3 किलो महीने का मिलता था। उसके बाद में इन्होंने सत्तू देना शुरू किया। उसके बाद में अब पोहा वगैरह सब चीज़ें मंथली मिलती हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे वहाँ पर होते हैं, मैंने कई बच्चों से बात की, बहुत सारे कॉलेजों में मैं भी गया हूँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। तो बच्चे बोलते हैं, जब उनसे कहते हैं कि बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, तो बच्चों के पास में कोई जवाब नहीं होता। फिर हमने बहुत सारे गरीब परिवारों में बात की, जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो बड़े लेवल वाले लोग हैं, प्राइमरी में कहाँ भेजते हैं, चाहे वहाँ पर कितना अच्छा कर दिया जाए। तो वहाँ पर जो माँ होते हैं वो ये नहीं पूछती बच्चे से कि बेटा पढ़ के क्या है, बल्कि ये पूछते कि बेटा खा के क्या है ना। हालांकि नीड ये है कि मजबूरी है इस तरह की, लेकिन वहाँ पर ये तो एक जो माता पिता हैं वो हमारे ज़्यादा खास पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो वहाँ पर टीचर हैं वो हमारे वहाँ पर वो हमारे वो इस काम को, मेरा मानना ऐसा है, जैसे मैंने कई बार सर्च किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। मैं यहाँ पर जाना चाह रहा था आपसे, आपको यहाँ पर कैसा महसूस? मैंने जो महसूस मैंने आपको बताया। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही पहले बता दिया गया कि आज हमारे समाज प्राथमिक शिक्षा की जो धारणा है जी जी समाज के अंदर, वो यही है कि इन विद्यालयों में केवल गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बेशक बेशक, यही मैं और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, केवल जो है खाना खिलाया जाता है या फिर और न कोई कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहता है। छात्र गरीब वर्ग से आते हैं, अगर हमारे बच्चे भी इनके साथ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा और हमें शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। लेकिन मैं इसके साथ ही मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि इन विद्यालयों में जो शिक्षक चयनित होते हैं वो बहुत ही योग्य और गुणवान होते हैं, क्योंकि वो एक परीक्षा पास कर आते हैं। और अब तो टेट, सी-टेट, सुपर टेट और अन्य न जाने कितने तरह के टेस्ट पास कर तब आते हैं और तब जाकर उनको सिलेक्शन होता है। तो उनकी योग्यता पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारी ये दो धारणा है समाज के अंदर कि इन विद्यालयों में शिक्षा नहीं होते, तो हमें अपना भी धारणा को चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भेजना होगा और उसको आगे बढ़ाना होगा, बदलाव लाना होगा। बहुत बढ़िया है सर। अब आपको से मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ये प्राथमिकता की बात होगी, प्राथमिकता वाकई में, हालांकि यहाँ पर सरकारी काम करती हैं, टीचर्स को लेकर आती हैं और समस्याओं का अभाव जान पूछ करके दिखाती हैं। वो जानती हैं कि वहाँ पर गरीब तबका पड़ता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ये इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कई बात देखते हैं जातिवाद से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो गरीब है उसे गरीब बना के रखना चाहते हैं, ये आप आज के समय में देख भी रहे हैं।
दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था सर आपसे, जैसे आपने बहुत सारे हॉस्टल में आप जाते हैं जो केवल और केवल अपने वर्गों के लिए बने हुए हैं, यानी कि बहुजन समाज के लिए बने हैं, उसमें बहुजन समाज के छात्र रहते हैं। यहाँ पर था जिम्मेदारी सरकार की है, टीचर की, लेकिन जहाँ पर पूर्णतः अपने आप में बच्चे रहते हैं घर की तरफ से उनको छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों का रुझान कैसा, क्या वो अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, या वो दिशा मतलब वो दिशाहीन तो नहीं हो गए क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिल गई है कि वो हॉस्टल में जाकर के रहे हैं। और तो यानी कि मैं बस कहना यही चाहूँगा कि गांव से आकर के बच्चा अपने समाज का या बहुसंख्य समाज का, उसकी सोच कैसी हो गई, क्या वो अपने कर्तव्य कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये आपसे इसलिए क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे हॉस्टलों में आपका आना जाना है, तो आप देखते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। देखिएगा निगम जी, जैसा कि मैंने देखा है कि प्रत्येक छात्र जब इंटर करके निकलता है तो वो कहीं किसी बड़े शहर की तरफ जाने का प्रयास करता है और वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करने का। चाहे अगर हम देखें, फिर चाहे वो ज़िले पे जाए या मंडल स्तर पे जाए। हालांकि सरकार ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत 100 बेडों का छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है, लेकिन कहीं पे कुछ विद्यालय, कहीं छात्रावास बन गए हैं, कहीं पे नहीं बने हैं। लेकिन सभी विद्यालयों, इन छात्रावासों से किसी न किसी रूप में एक जो ग्रामीण तबके का व्यक्ति है, ये छात्र है, और जो समाज का व्यक्ति है बहुजन समाज का, उन लोगों को फ़ायदा होता है, जिससे कि वो कम खर्चे में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने देश का और राष्ट्र का विकास में सहभागी कर सके। तो यहाँ पर बच्चों की जो रुचि दिख रही है, मतलब ये जो सरकार भी दे रही है, काफ़ी समय सरकार दे रही है जो, तो वहाँ पर बच्चा जो जिस कर्तव्य के लिए जाता है उसकी रुचि कैसे, क्या वो दिशाहीन तो नहीं है, या फिर वहाँ पर वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। आपको कितने प्रतिशत लगता है कि वहाँ बच्चे जब उन्हें छोड़ दिया जाता है, इस तरह की सुविधा मिलते हैं, तो वहाँ कितने प्रतिशत आपको लगता है कि बच्चा हाँ वहाँ पर जाकर के फायदा ले रहा है इसका? देखिएगा, अधिकांश छात्र जो है वहाँ जाके जो मोटिव होता है परिवार का और राष्ट्र का और जो संस्था का, वह अधिकतर उसमें सफल रहते हैं। उसमें कोशिश प्रयास रहता है कि वो हम अपने जिस उद्देश्य के लिए आए हैं लेकिन उसमें सफल हों। कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ रह के कहीं गलत कार्य करूँ और मेरे जीवन पर उसका नुकसान हो। किसी वजह से कोई कारण हो सकता है कि वो दिशाहीन हो जाए, और ऐसा घर पर रहकर भी हो सकता है, बिल्कुल, और छात्रावास में रहकर। चलिए ये बात बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा लगा इससे बात को जानकर, क्योंकि रियलिटी क्या है सर, ये एक बहुत गहरा क्वेश्चन था। ये इसलिए क्वेश्चन था, जब बच्चा कोई घर पे होता है तो सुबह शाम निगाहों में होता है ना। हम भी हॉस्टल में काफ़ी समय रहे हैं, आपके साथ में भी हमारा रहना सहना हुआ है, आपने देखा है हॉस्टल में फ्रीडम में रहता है बंदा, चाहे वो चाहे जो कर सकता है, ठीक है, घर पर भी वो करता है। लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिसको अगर बिगड़ना हो घर भी बिगड़ सकता है, जिसे नहीं बिगड़ना हो घर भी नहीं बिगड़ सकता है। कई बार क्वेश्चन निकल के आते हैं, श्रमण जाति के लोग बोलते हैं आरक्षण से आया हुआ बच्चा है, ये क्या कर पाएगा, ये तमाम बातें हमारे सामने आती हैं और ये हम देखते भी हैं। हालांकि जितना इतिहास आज तक रचे गए हैं वो इसी समाज ने रचे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक सवाल आपसे और मैं करूंगा, ये आपने एजुकेशन लिया बहुत बढ़िया, आप से अगर बात की जाए डिफरेंस स्टडी में, और उसके बाद में आपने बताया भी है इसके बारे में काफ़ी, लेकिन अब मैं इससे बात अलग करके जाता हूँ, थोड़ा सा शिक्षा से 1 मिनट के लिए मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। अभी आपने 1-2 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी होगी, नए संसद का निर्माण किया जाना है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका, आप देख रहे हैं जो संसद वाली बात है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करूँ, अगला क्वेश्चन ये है जो आपका नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस स्टडी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये कोई सब्जेक्ट राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सब्जेक्ट है। अधिकांश सभी देशों में इसको अपनाया गया है, कहीं पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम से, कहीं डिफेंस स्टडी के नाम से, कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस और अन्य किसी न किसी रूप में सिक्योरिटी का उसमें जिक्र रहा है। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि अभी भारत जैसे देश में उसका पूरी तरह विस्तार नहीं हुआ है, सभी विश्वविद्यालयों ने नहीं अपनाया है। बल्कि इस सब्जेक्ट को तो प्राथमिक स्तर से ही बढ़ा देना चाहिए और हायर तक, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जिस देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, उसको सोचने वाले विचारक होंगे, वो देश अधिक सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इस सब्जेक्ट को सभी विद्यालयों में
प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक इसको पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है सर, ये आपका बहुत अच्छा लगा इसमें विश्लेषण, आपने जो शिक्षा को लेकर के विश्लेषण दिया है बहुत ही काबिल तारीफ है और ये समझना पड़ेगा आपका। सर अब मैं बस अंतिम शब्दों में ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने सब बातें कही हैं उसे जैसे कहते हैं लास्ट में आकर के कि निष्कर्ष क्या निकलता है, एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे, वो ये क्या 2 लाइन में कि अब तक आपने क्या देखा है, क्या करा, लेकिन अब क्या होना चाहिए, हमें कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचना चाहिए, इस बात पर? देखिए धीरे धीरे निरंतर विकास होता रहता है, जैसे कि मानव सभ्यता का भी हुआ है, उसी तरह से हमारी प्राथमिक शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सब्जेक्टों पर विषय ध्यान रखना चाहिए और आगे इसको निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आगे बाबा साहब के बारे में अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो साथियों हम लेते हैं यहाँ से आपसे विदा और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगली वीडियो के साथ में। आपको कैसे विचार लगे जितेंद्र कुमार अशोक जी के, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप भी अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हम आपके विचारों को भी दूर तक पहुँचाएंगे जहाँ जहाँ तक आपका हो सकेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर विचार अच्छे लगते हैं तो आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूँ विदा और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आप हमारे बीच में आए हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य कि आपसे यहाँ पर ज्ञानार्जन हुआ हमारा, थैंक यू सो मच। और अगर आप आगे अभी भविष्य में कभी जरूरत पड़ती है, वैसे भी हम आपको बीच में बुलाते रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे निवेदन पर आते यहाँ आए हैं। तो दोस्तों आपको कैसे विचार लगे आप जरूर बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, नमोदाय, जय हिंद।